आज के क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देखिए, आज हम कक्षा 9वीं की जो पाठ्यपुस्तिका क्षितिज है उसमें हरिशंकर परसाई को पढ़ेंगे, जिन्हें आप जानते हैं कि कलम का तोपची कहा जाता है। व्यंग्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य में या हिंदी के क्षेत्र में हरिशंकर परसाई का योगदान बहुत बड़ा है। और इसमें आज एक निबंध पढ़ेंगे, प्रेमचंद के फटे जूते। और ये जो निबंध प्रेमचंद के फटे जूते है वो भी एक प्रकार से व्यंग्य परक है। तो देखिए, सबसे पहले हम हरिशंकर परसाई का परिचय देखते हैं और उसके बाद में पाठ परिचय और मूल पाठ को पढ़ेंगे। मैं एक बार पुनः इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको समय दर समय हिंदी से या किसी भी विषय वस्तु को लेकर के अपलोड किए जाने वाले वीडियो मिल सकें। चलिए परिचय में देखिए। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक गांव है जिनका नाम जम्मानी है, वहाँ पर होता है और 1922 में होता है। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन का काम करते हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी में एमए करते हैं। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे, मतलब 25 साल की आयु के बाद में वो अपनी स्वतंत्र रचनाएं प्रकाशित करते हैं। और जबलपुर से एक पत्रिका निकली है, वसुधा, ये महत्वपूर्ण है और वो पत्रिका हिंदी संसार में काफ़ी सराहना का विषय बनी या सराही गई। सन 1995 में इस कलम के धनी का निधन हो जाता है। ये इसके बारे में हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी, यानी कि हिंदी में अगर व्यंग्य विधा को बड़ा स्थान मिला है तो उसमें हरिशंकर परसाई अग्रगण्य है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है। ध्यान रखिएगा, कई सारे सवाल इससे बनते हैं। रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ये दोनों उपन्यास है। और तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है। और अंत में ये सारी रचनाएं जो इनकी है वो निबंध है। और वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ, गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर, ये व्यंग्य संग्रह है जिसकी भी हम चर्चा में लाना ठीक समझते हैं। अब भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है कि लोग शोषण के शिकार किस प्रकार से बनते हैं, उससे छुटकारा हिंदी में किसी ने दिया है तो वो हरिशंकर परसाई ही है। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग ये व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। अब आप आगे देखिए। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। कई बिंदुओं पर इन्होंने अपनी रचनाओं को, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, किसी भी क्षेत्र में जहाँ उनको लगा कि यहाँ पर बेईमानी की परत जम गई है, उस पर प्रश्न उठाया है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये हरिशंकर परसाई का जन्म है 1922 में, मृत्यु 95 में है। 25 वर्ष की उम्र में लेखन का काम करते हैं, जबलपुर से वसुधा पत्रिका निकालते हैं। और इसके अलावा इनकी रचनाओं के बारे में भी आप सभी छात्रों को ध्यान रखना होगा। अब देखिए, हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता जो है उस पर व्यंग्य किया है। ठीक है, चलें अब मूल पाठ में देखें।
मूल पाठ में आप देखिएगा, हमने सामान्य चर्चा पहले कर ली है कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने है, कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियाँ उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। जैसा कि प्रेमचंद है वैसा चित्र उबारा है लेखक ने। पाँवों में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, यानी कि कोई तौर तरीका नहीं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, यानी कि इनका उस पर ध्यान नहीं रहता है। बाएं दिखावे या कोरे अवसरवादिता पर प्रेमचंद ने ध्यान नहीं दिया। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। यानी कि लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए कितनी अच्छी ड्रेस पहनते हैं, तो प्रेमचंद की अगर फ़ोटो खिंचाने की ये पोशाक है तो वास्तव में वो किस पोशाक को पहनते होंगे? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाक के बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। यानी कि लेखक को ये लगता है कि वास्तव में जैसा प्रेमचंद का फ़ोटो है वैसे के वैसे प्रेमचंद का वास्तविक जीवन भी होगा या रियल लाइफ भी होगी। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुझे या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेंप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक जाती है, यानी कि जो कमी है वो कमी दिखेगी नहीं। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी रिलीज का कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर उठा रहे होंगे या निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। यानी कि फ़ोटो खिंचवाते वक्त जो नैसर्गिक चीज़ होती है उस चीज़ पर चेहरे पर जो मुस्कान या फीलिंग्स लाई जाती है वो एक प्रकार से उपहास है, वो एक प्रकार से व्यंग्य है। ऐसा लेखक हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के चित्र को खींचते हुए स्पष्ट कर रही है। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, त्रासदी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है, स्तब्धित कर देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। देखिए बहुत अच्छी बातें इसमें आ रही है। ये व्यंग्य है कि मुंशी प्रेमचंद का जीवन सादगी से भरा हुआ रहा। एक रचनाकार जिनका जीवन पूर्णतया सादगी से भरा हुआ रहा। अब देखिए तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होंगे तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। देखिए कितना करारा व्यंग्य है। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है
और एक जूते पर 25 टोपियाँ न्यौछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। ये बहुत बड़े हिंदी में रत्न, हिंदी का एक युग है प्रेमचंद, लेकिन उसकी वेशभूषा, उनके बाहरी आवरण के बारे में जब लेखक कहते हैं मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये क्या, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढंकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। देखिए यहाँ कि हम अंदर से कितने संकुचित हो रहे हैं, लेकिन हम हमारी बात को बाहर नहीं लाते, हम हमारी सच्चाई को बाहर नहीं लाते हैं, जबकि प्रेमचंद इसके ठीक विपरीत धारा के व्यक्तियों में से है। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? गोदान हिंदी में बहुत बड़ा उपन्यास। क्या पूस की रात में नील गाय अलकू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? क्या वजह है कि इस प्रकार से फटे जूते आपके पहने हुए हैं? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया। ये मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे, या फिर क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ और उसने कहा था कि आवत जात पनैया घिस गई बीसर गयो हरि नाम। कुंभन दास फतेहपुर सीकरी अकबर से मिलने जाते हैं, तब उसके बाद उनको अच्छा नहीं लगता है वहाँ जाने के बाद में, तब वो कहते हैं कि संतन को कहा सीकरी सु काम, आवत जावत पनैया टूटी बीसर गयो हरि को नाम। तो उनका जो जूता है वो घिस गया था, ऐसा टूट करके अंगूठा बार नहीं है, लेकिन आपकी क्या वजह रही? और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। यानी कि किसी के देखने से दुख की पैदाइशी होती है, दूर से उनको सलाम करना चाहिए। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोक कर मारते रहे हो, यानी कि जो अंध परंपराएं हैं उन पर आपने प्रश्न उठाए हैं, उन पर आपने सवाल खड़े किए हैं। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। बड़ी बड़ी परिस्थितियां जो है व्यक्ति कई बार सामना करता है, तो कुछ परंपराएं ऐसी होती है उसका कोई औचित्य नहीं होता है। और प्रेमचंद जैसे लोग जो समाज को सुधारने का काम करते हैं, वो उन पर ठोकरें मारते हैं। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पार थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। ऐसा आप भी कर सकते थे, तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। क्या कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की ने पांव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो?
जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ, जिस पर तंज आप कसते हो मैं हर चीज़ को समझता हूँ। ऐसा लेखक हरिशंकर परसाई बताते हैं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रही है, उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रही है। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? यानी कि कुछ ऐसी गलत धारणाएं जिनका मुकाबला जो करते हैं वो तो प्रेमचंद जैसे लोग बिरले होते हैं, और आपने उनका मुकाबला करने की बजाय समझौता किया और इसलिए आपके पाँव के जो तलवे घिस गए, अब आप आगे भी नहीं बढ़ सकते क्योंकि आपकी गति अवरुद्ध हो जाएगी। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। इस तरह से प्रेमचंद के फटे जूते नामक एक अच्छा और व्यंग्यपरक निबंध इस क्रम में पूरा होता है। हरिशंकर परसाई का हमने परिचय को भी पढ़ा, उसके पाठ परिचय को पढ़ा, मूल पाठ को पढ़ा। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध में मुंशी प्रेमचंद के जीवन को ही नहीं उकारा गया है, बल्कि एक सामाजिक उपन्यासकार या समाज सेवा में या समाज से सरोकार रखने वाले एक सीधे गद्यकार मुंशी प्रेमचंद का जो चित्रण किया है, उसमें इस माध्यम से या इस निबंध के माध्यम से लेखक या गद्यकार ने यह स्पष्ट किया है कि पुरानी चीज़ें जिनकी कोई मान्यता नहीं है, उन चीज़ों को हमें त्यागना चाहिए और किसी भी चीज़ के साथ में गुणवत्ता को देख करके आगे चलना चाहिए, बिना गुणवत्ता के समझौता नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये निबंध पूरा होता है हरिशंकर परसाई का प्रेमचंद के फटे जूते। अब हम अगले वीडियो के लिए नया कंटेंट देखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो को पूरा सुना है आज तक या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को एक दफ़ा पुनः जय हिंद, वंदे मातरम।